हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल काका क्लासेज में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से रिलेटेड न्यूमेरिकल या इससे रिलेटेड आपकी थ्योरी बोर्ड के एग्जाम में पूछी आती है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, आप जब वीडियो को देखें तो लास्ट तक देखें विदाउट स्किपिंग। और दोस्तों, जो भी आपको पॉइंट्स यहाँ शेयर किए जाए उनको आप अपनी कॉपी में नोट करें। और दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किरचॉफ के नियम। तो ये देखो, किरचॉफ ने हीट से रिलेटेड भी नियम दिए थे और इलेक्ट्रिक सर्किट से संबंधित, यानी जो आपका वैद्युत परिपथ है, वैद्युत परिपथ से संबंधित भी हमें नियम दिए थे। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है वैद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी वैद्युत चालन। तो हमें जो वैद्युत परिपथ से संबंधित नियम दिए थे हमें उनको स्टडी करना है। क्लियर? तो किरचॉफ ने जो दो नियम दिए थे उसमें एक तो नियम दिया था धारा से संबंधित और दूसरा नियम दिया था वोल्टता से संबंधित। यानी पहला जो लॉ है आपका वो करंट के लिए अप्लाई था और जो दूसरा लॉ है वो वोल्टेज के लिए अप्लाई था। तो इसी वजह से पहले लॉ को शॉर्ट में केसीएल और दूसरे को केवीएल बोलते हैं, यानी किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो पहला लॉ है आपका वो संधि पर यानी जंक्शन पर अप्लाई होता है, इसी कारण इसको हम जंक्शन रूल या संधि नियम भी कहते हैं। इसी प्रकार जो आपको जो सेकंड लॉ है वो एक पास पर अप्लाई होता है, मैश पर, तो उसको हम मैश रूल भी कहते हैं। अब जो हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन लॉ को डिफाइन करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो पहला नियम है धारा नियम, ये आपका आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। यानी योर करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है कि न तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं न ही इसको नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित यानी स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। Electric charge neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one body to another body. Clear? इन्होंने जो पहला नियम था, पहले नियम में क्या बताया कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। All currents meeting on junction in any electric circuit is zero. Algebraic sum of all electric current मीटिंग ऑन जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। एक बेटा इसमें साइन कन्वेंशन होता है जिसमें जो ऐसी करंट जो इस जंक्शन की ओर आ रही हैं, द करंट विच आर एंटरिंग इनटू जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव। इट मींस जब हमारे I1 और I2 को हम कैलकुलेट करेंगे तो I1 और I2 को कैसा लिया जाएगा भाई? पॉजिटिव लिया जाएगा। ऐसी करंट, ऐसी धाराएं जो संधि से दूर की ओर जा रही हैं, द करंट विच आर लीविंग द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। तो I3, I4 और I5 इनको भाई कैसा लिया जाएगा? इनको बेटा नेगेटिव लिया जाएगा। क्लियर? तो जब हम इनको इस सिग्मा I इज इक्वल टू 0 में रखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, यानी जो I3, I4, I5 ये इस जंक्शन को लीव कर रही हैं, जंक्शन से दूर की ओर जा रही हैं। तो जो जंक्शन यानी संधि से जो दूर जाएंगी करंट, उनको हम कैसा लेंगे? नेगेटिव। तो हमने यहां इनको कैसा ले लिया भाई? नेगेटिव ले लिया। तो बेटा जब हम इनकी साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो चिन्ह आपका माइनस का है वो प्लस का, तो जो I3, I4, I5 है उधर जाके किसके हो गए? प्लस के। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं, जो किरचॉफ का जो नियम है उसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। द सम ऑफ एंटरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट विच आर लीविंग द जंक्शन। ऐसी करंट जो इस जंक्शन की ओर आ रही है उनका सम इक्वल होगा जो इस जंक्शन को लीव कर रही है, जंक्शन को छोड़ रही है, उनके सम के। ठीक? तो ये तो रहा आपका कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। हमें यहाँ साइन कन्वेंशन याद रखना है
जो जंक्शन की ओर आ रही है, जो संधि की ओर आ रही है उनको पॉजिटिव, और जो इसको छोड़ रही है उनको नेगेटिव। क्लियर? तो इसी प्रकार जब हम दूसरे नियम की बात करें, इतना हम समझ चुके थे, ये आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, अब इसमें बताया क्या गया, इसको देखेंगे ध्यान से। देखिए कि आपका कोई भी पास है, उस पास में बहने वाली धारा और उसके जो साथ का प्रतिरोध है, उस साथ के प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग बराबर होगा उस पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्लियर? यानी अगर इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे, द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो दोस्तों अब देखेंगे आप कि इसमें भी हमारा जो साइन कन्वेंशन होता है, चिन्ह परिपाटी, यहां भी देखा जाता है कब हम आईआर को पॉजिटिव और कब हम आईआर को नेगेटिव। इसी प्रकार कब हम इस सेल के विद्युत वाहक बलों को पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेते हैं। देखिए अभी जस्ट हमने किरचॉफ के प्रथम नियम को समझा है और अब बात करने वाले हैं हम किरचॉफ के द्वितीय नियम की। किरचॉफ ने हमें वैद्युत परिपथ से संबंधित इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड दो नियम दिए थे, जिसमें हमने अभी किरचॉफ के प्रथम नियम को समझा है और अब बात करेंगे हम किरचॉफ के द्वितीय नियम की। तो जो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसके अनुसार क्या है, किसी भी पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग उस पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कैसे? देखिए ये हमारे पास कोई पास है, इस पास में बहने वाली करंट आपकी जैसे I1 और I2, तो इन पासों में, इन पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध का मतलब जैसे इसमें I1 करंट है तो प्रतिरोध क्या हो गया R1, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सेल, सेल जैसे हमारे पास दो हैं, यहां आपको दे रहा है E1 और यहां क्या दे रहा है E2, तो इनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी द एल्जेब्रिक सम ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक, तो इस लॉ को हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए एक साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी है। ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन का मतलब क्या है, आप किसी भी पास में, किसी भी मैथ्स में कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे। पार्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या है, आप एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं या क्लॉकवाइज चल सकते हैं। तो देखो भाई, केस फर्स्ट, जब गणना करने की दिशा और वैद्युत धारा की दिशा समान हो तो उस कंडीशन में धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग है, यानी धारा और प्रतिरोध है, आपका कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। व्हेन डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन एंड फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट इज सेम, then product of electric current and resistance will be taken as positive। यानी हम धारा और प्रतिरोध, देखो आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन की दिशा है और ये आपकी धारा की दिशा है, दोनों ही सेम है। तो इसमें बहने वाली धारा I1 और प्रतिरोध क्या है भाई, प्रतिरोध है आपका R1, रेजिस्टेंस क्या है R1, तो I1 और R1 को हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन, जब गणना करने की दिशा व धारा की दिशा आपकी कैसी हो, अपोजिट हो। अपोजिट का मतलब क्या, विपरीत हो। तो उस स्थिति में आप इसके गुणनफल को कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक, मींस व्हेन डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू ईच अदर, देन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव। क्लियर? यानी देखो कैलकुलेशन की डायरेक्शन ऐसे है और करंट ऐसे आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो हमने यहां पर क्या किया है, I2 और R2 को कैसा लिया है भाई, नेगेटिव लिया है।
तो यही चीजें आपको जब आप किसी भी परिपथ में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां आपको ये याद रखना है। तो ये तो रही बात किसकी, धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों की, यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्लोइंग करंट एंड रेजिस्टेंस की। फिर बात करेंगे हम सेल के विद्युत वाहक बल की। तो सेल के विद्युत वाहक बलों में जैसे अगर हम प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो माइनस लेंगे, और माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो हम कैसा लेंगे, प्लस लेंगे। देखिए, जब आप किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को कैलकुलेट करेंगे, ईएमएफ को कैलकुलेट करेंगे, तो जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। ऋणात्मक ध्रुव से धनात्मक ध्रुव की ओर जाएंगे तो धनात्मक, और धनात्मक ध्रुव से ऋणात्मक की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, अब भाई इसको अप्लाई करके देखते हैं। इस डायग्राम में हमने पास क्या क्या लिए हैं, ए बी ई एफ ए। यहां हम जो कैलकुलेशन लेंगे वो लेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, और दूसरे पास में आप चाहे क्लॉकवाइज लें एंटी क्लॉकवाइज लें, लेकिन किसी एक पास के लिए जब आप इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वही डायरेक्शन आपको सेल के ईएमएफ यानी सेल के विद्युत वाहक बल को कैलकुलेट करते समय सेम डायरेक्शन लेनी है। कहने का मतलब क्या है, जब आप करंट और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो वही डायरेक्शन लेनी है जो आपने E1 और E2 को कैलकुलेट करने में ली है। देखिए कैसे, यहां आप ए से एफ की ओर जाएंगे तो आप तो बेटा ऐसे चल रहे हैं इस तरह से, और धारा ऐसे आ रही है आपकी, तो डायरेक्शन कैसी हो गई, डायरेक्शन हो गई आपकी कैसी, अपोजिट हो गई। और अपोजिट डायरेक्शन होने पर हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये I1 इंटू R1, I1 इंटू R1 नेगेटिव। अब बेटा आप ऐसे आओगे तो आप ऐसे चल रहे हैं, करंट भी ऐसी चल रही है। इट मीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कैलकुलेशन दोनों की जो डायरेक्शन है इट इज सेम। तो हम I2 और R2 के प्रोडक्ट को, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को कैसा लेंगे, धनात्मक। तो यहां हमने लिखा धनात्मक का साइन यानी I2 इंटू R2। बेटा अब आगे देखेंगे हम, इन R1 और R2 के अलावा कोई दूसरा रेजिस्टेंस है नहीं है, तो हम जो इक्वल का साइन है यूज करके फिर हम ईएमएफ को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो भाई, अब हमें ध्यान ये रखना है कि I1 R1 को हमने ऐसे कैलकुलेट किया था क्लॉकवाइज, तो सेल के विद्युत वाहक बल को क्लॉकवाइज ही सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने करंट और रेजिस्टेंस को, धारा और प्रतिरोध को तो क्लॉकवाइज कर लिया और सेल के विद्युत वाहक बल को एंटी क्लॉकवाइज। आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई काकू, ठीक। अब देखो, जब हम प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो माइनस का E1 और माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो बेटा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I2 R2 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, अब देखो अगर हम इसी पास में अगर डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज लेते तो क्या होता। देखिए, हम यहां से ऐसे गए तो I2 इंटू R2 किसका होगा बताइए, माइनस का। I2 इंटू R2 कैसा होगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस ओर और कैलकुलेशन की डायरेक्शन आपकी इस ओर है, तो कैसा लेंगे, नेगेटिव, अपोजिट है इसलिए। अब आप ऐसे जाओगे तो I1 R1 कैसा लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, सेम है। अब आगे बेटा हम क्या करेंगे, सेल के ईएमएफ विद्युत वाहक बल को कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहां प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो कैसा लेंगे, माइनस का E2, आगे जाएंगे माइनस से प्लस की ओर तो प्लस E1। ठीक है, माइनस से आप दोनों ओर क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस I2 R2 माइनस I1 R1 बराबर E2 माइनस E1। आप देख सकते हैं दोनों ही सेम आ रहे होंगे कि नहीं, यानी आप किसी भी पास में डायरेक्शन कैलकुलेशन की जो है आप क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें, जो साइन कन्वेंशन का जो हमारा रूल है, चिन्ह परिपाटी का जो नियम है, उसको आप फॉलो करेंगे। तो आपका चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन लें
चाहे क्लॉकवाइज है, दोनों से ही आपका आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पास की ओर, दूसरे मैच में। तो यहां लिखेंगे पास बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी में। पास का मतलब है भाई लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब जहां से करंट चलना स्टार्ट करे उसी जगह पर लौट कर आ जाए, तो उस जो पर्टिकुलर एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, पास। तो देखो यहां से चलेंगे तो I3, आप ऐसे चलना है यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, तो I3 गुणा R3 कैसा लेंगे, पॉजिटिव, क्यों, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम। आगे चलेंगे भाई I2 गुणा R2, I2 इंटू R2 कैसा, पॉजिटिव। ठीक, अब भाई यहाँ R2 और R3 के अलावा कोई और रेजिस्टेंस है नहीं, तो सेल बचे हैं, सेल को और कैलकुलेट करो। आप ऐसे चल रहे थे, माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, तो ये क्या रहा आपका, पॉजिटिव E2। तो भाई इस तरह से हम किरचॉफ के जो नियम है, किरचॉफ के नियम को फॉलो करेंगे, और जो भी हमारे पास साइन कन्वेंशन है, चिन्ह प्रॉपर्टी है, हम उसका यूज करेंगे। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।